नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली को एक बार फिर दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हुई। आधी रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई गई। मुसलमानों से घर से निकलकर सड़क पर आने की अपील की गई। 30 मिनट के भीतर सैकड़ों की तादाद में लोग जुट गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस पर पत्थर चलने लगे। 5 पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। अब इस हिंसा के मामले में 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की तलाश जारी है। पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से दंगा करने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट हटाने पहुंची थी। सुरक्षा का बंदोबस्त था, लेकिन कुछ लोगों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैला दी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर दिए और इसके बाद हालात बिगड़ गए। लेकिन सवाल यह कि रात 1 बजे सिर्फ 23 मिनट में क्या इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अचानक पत्थर वहां कैसे पहुंच गए? रात 12 बजे समाजवादी पार्टी के एमपी इस इलाके में क्या करने गए थे? इमाम बुखारी 2 दिन पहले इस इलाके में क्यों गए थे? क्या एक्शन से पहले एमसीडी और पुलिस के अफसरों ने मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से बात नहीं की थी? क्या लोगों को बताया गया था कि मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाना है? अगर बताया गया था, बात हो चुकी थी, तो फिर भीड़ किसने इकट्ठी की? इतनी सर्दी में आधी रात के बाद अचानक दंगाइयों की भीड़ जुटना महज संयोग है या सोची समझी साजिश? ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कल रात 1:30 बजे की तस्वीरें दिखाता हूं ताकि आपको असलियत समझ में आए। आप देख सकते हैं कि कल रात दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कैसा मंजर था। ये तस्वीरें कल रात 1:23 की हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद है। मस्जिद के आसपास कल रात इसी तरह का माहौल था। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने अचानक पुलिस और एमसीडी की टीम्स पर हमला बोला। भीड़ में मौजूद हर शख्स के हाथ में पत्थर था। कुछ लोगों के हाथ में लाठियां थी। भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पुलिस पर हमला कर दिया। तेरी ये क्या था? अबे तेरी ये क्या था? जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। करीब आधे घंटे तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। दंगाइयों की पत्थरबाजी में 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस तरह के हालात बने क्यों। असल में तुर्कमान गेट के पास जो फैज़ इलाही मस्जिद है, इस मस्जिद का एरिया 0.195 एकड़ है। लेकिन मस्जिद के आसपास करीब 35,000 स्क्वायर फीट एरिया की ऐसी है जिस सरकारी ज़मीन है जिस पर कब्जा किया गया है। एक बैंक्वेट हॉल बना है, डायग्नोस्टिक सेंटर बना है और दूसरी तरफ दुकानें भी बनाई गई हैं। इन सब को हटाने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में से चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। इसीलिए रात करीब 12 बजे एमसीडी की टीम्स बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। बुलडोजर एक्शन की जानकारी इलाके के लोगों को एडवांस में दे दी गई थी। उन्हें क्लियरली बता दिया गया था कि मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। लेकिन जैसे ही बुलडोजर और डंपर
मौके पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने इनके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए और यह अफवाह फैलाई कि बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए लाए गए हैं। इसलिए मुसलमानों को तुरंत सड़क पर आकर इसका विरोध करना चाहिए। ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैजला के। कुछ ही मिनटों में इस तरह के कई वीडियो सर्कुलेट होने लगे और झूठा दावा किया गया कि मस्जिद को तोड़ने की तैयारी हो रही है, इसीलिए आर्मी को तैनात कर दिया गया है। अब मुसलमानों को खामोश नहीं रहना चाहिए, ये कहा गया। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। इस तरह का दावा करने वालों ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काया, व्हाट्सएप पर वीडियो सर्कुलेट किए जिनमें मुसलमानों से कहा गया कि वो दुकानें बंद करके घर में न सोएं, तुर्कमान गेट पहुंचें और मस्जिद को टूटने से बचाएं। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपनी दुकानें बंद करके सब। हैरानी की बात यह कि रात 1 बजे इस तरह के वीडियो सर्कुलेट किए गए और 1:23 पर तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त था, बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लाउडस्पीकर से बार बार अनाउंसमेंट किया कि मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ एनक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई होगी, इसलिए लोग लौट जाएं। लेकिन भीड़ ने पहले बैरिकेड्स को तोड़ा, फिर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिस वक्त पत्थर फेंके जा रहे थे उस वक्त भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और मुसलमानों को जल्दी से जल्दी तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचने को कहा। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं, वो वाह जिरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो, तो तेरी कसम। वो भाग गया। जैसा मैंने आपको बताया कि कल रात जो हिंसा हुई उसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के शेल्स छोड़े, हालात काबू में आए, भीड़ को तितर बितर किया जा सका। तुर्कमान गेट पर हुए पथराव में चांदनी महल पुलिस स्टेशन के एसएचओ और इनके अलावा हेड कांस्टेबल जय सिंह, कांस्टेबल विक्रम, रविंद्र समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। किसी को सिर पर पत्थर लगा तो किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बात की। कांस्टेबल विक्रम ने बताया कि पत्थरबाजी करने वालों में ज्यादातर नौजवान थे। कुछ लोग लगातार भीड़ को उकसा रहे थे। पुलिस ने गली के गेट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पत्थरबाजी शुरू हो गई। हज मंजिल के पास में साहब
और हमें ये काफ़ी देर तक समझाया आप यहाँ से चले जाओ, तो फिर वो नहीं गए। फिर वो और पीछे उन्होंने फोर्स ने पीछे किया उनको, फिर भी नहीं गए वो। फिर वो मंजिल की तरफ में एक रास्ता जाता है, उनको गेट है वो, उसको बंद करने की कोशिश की थी। तो गेट बंद करने की कोशिश में ही ये पत्थरबाजी वहाँ से चालू हो गई थी। भीड़ तो कम से कम 2-2.5 के आसपास, 2-2.5 हज़ार के आसपास थी। और एज ग्रुप यहीं 17 से 30 या 25 के आसपास में ज़्यादातर थे बच्चे। और बुजुर्ग भी थे, आदमी थे जो कम से कम 50 के आसपास में भी थे, जो उनको भीड़ को उकसा भी रहे थे। कई मैंने तो एक ही सुना था, वैसे ऐसे ही तुम्हारा खून ठंडा हो गया क्या, बस ऐसे ही यही सुना था वैसे मैंने। दिल्ली पुलिस के जवान जल सिंह को रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। जल सिंह ने बताया कि भीड़ को समझाया गया था, क्लियर कट बताया गया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, बार बार अनाउंसमेंट भी किया गया, लेकिन भीड़ ने पुलिस की बात नहीं सुनी। बैरिकेड लगे हुए थे सर। भीड़ लगभग 17 साल से लेकर 25-30 साल के बीच के वाले थे। तो उनको काफ़ी समझाना हुआ। हमारे एसएचओ साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मस्जिद तोड़ने की बात आप कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। और चेतावनी दी जा रही थी लाउड स्पीकर से समझाने के लिए अपने भाषा से जो भी, लेकिन वो समझने तैयार नहीं थे। बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड तोड़ के उनको ऊपर चढ़ने लग गए, कुछ गलियों में चले गए। हम साहब को प्रोटेक्शन करते हुए पीछे और थे सभी, लेकिन फिर एक गली से पत्थरबाजी होने चालू हो गई थी सर। हालांकि अब पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। वीडियो फुटेज से 5 आरोपियों की पहचान हुई है। मोहम्मद आरिफ, अदनान, कासिफ, समीर और कैफ को गिरफ्तार किया गया है। समीर और अदनान पर अफवाह फैलाने का इल्जाम है। इन 2 लोगों ने भड़काऊ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। पुलिस अभी भी ड्रोन, बॉडी वार्मर, कैमरा और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पत्थर चलाने वालों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी कैमरास और सारा एनालिसिस कर रहे हैं। और कल जो स्टाफ इधर प्रेजेंस थे और लोकल इंटेलिजेंस से हमने 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको अभी हमने डिटेन किया, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड वी आर कोऑपरेटिंग विद अदर एविडेंसेस। इफ सफिशिएंट एविडेंसेस आर फाउंड, हम इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये एमसीडी द्वारा एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई थी और लगभग रात के 12:30 बजे जब पुलिस अरेंजमेंट लग गया था, उस समय कुछ उपद्रवियों ने, ताकि ये डिमोलिशन ड्राइव ना की जा सके, उन्होंने पुलिस पार्टी पे पथराव किया। एक माइल्ड यूज ऑफ फोर्स से ही वो डिस्पर्स हो गए और उनमें से करीब 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और शुरुआती फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एक्सेट्रा के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि लोकल लोगों से बात की गई थी, सारी स्थिति साफ साफ बता दी गई थी। लोगों को मालूम था कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का कोई प्लान नहीं है। इस बात की तस्दीक तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने भी की। लोकल लोगों ने बताया कि पुलिस ने लोगों से बात की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किए गए उनसे लोग भड़क गए और वीडियो के कारण ही हिंसा हुई। बारातघर और क्लिनिक अवैध था, केवल मस्जिद सही जगह पे बनी हुई है। सबको पता था सबको पता था ये मस्जिद की कमेटी के अंदर कुछ चुनिंदा लोग थे जो बारात घर से और क्लिनिक से अवैध कमाई कर रहे थे। जो यही क्या है, सारे बाहर के कहाँ से आएंगे? बाहर वाला थोड़ी पथराव करेगा तो यही वाला, क्योंकि नमाज वगैरह मस्जिदों में यही पढ़ी जाती है। क्या मस्जिदों में ये बताया जा रहा था कि मस्जिद तोड़ लें? नहीं, ये नहीं, ये अफवाह तो क्या नाम है, पब्लिक सिटी हुई है ना, ये पब्लिक सिटी हुई है। पब्लिक ने पहले से प्लानिंग बना रखी थी, भाई देखो ये चीज गलत हो रही है। गलत है, ये तो गलत था। अभी तो पता नहीं ना किसने फायदा उठाया, पता नहीं पब्लिक में कौन था। पब्लिक अपने मस्जिद की वजह से भड़क रही थी कि हमारे दीनी काम होता है, यहाँ पे नमाज वगैरह होती है, जमाते लोग आते हैं हमारे, वो तोड़ी जा रही है, पब्लिक यूं भड़क रही है। पुलिस और एमसीडी के अफसरों ने बुलडोजर एक्शन से पहले मस्जिद के इमाम से बात की थी। पीस कमेटी की मीटिंग भी की गई थी। इस बात को पीस कमेटी के मेंबर हाफिज इमरान ने भी कंफर्म किया।
हाफिज इमरान ने कहा सब कुछ क्लियर था, कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन कल रात अचानक लोगों को भड़काया गया और बाहरी लोगों ने रात में माहौल को खराब किया। जैसा हमें पता लगा, लोगों ने बताया कि कुछ लोग दंगाई जो है वो आए हुए, हम उनको वो लोग बता रहे थे कि हम उनको खदेड़ रहे थे, वापस जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आए हो, हमारे एरिया का माहौल ख़राब नहीं करो। तो बल्कि जब औरतें आई हैं घर से निकल के, उन्होंने उनको खदेड़ा है, तब कहीं जाके वो वापस गए हैं। कुछ लड़के थे वो पता नहीं कहाँ से आए थे, उनके चक्कर में थोड़ा सा काम बिगड़ा है, नहीं तो ये सब पीसफुल था। और हमारी प्रशासन से बात चली रही थी, डीसीपी साहब और उनके को हमने पूरा आश्वासन दिया था यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। डीसीपी साहब ने सब हमें कन्वे किया था। हमारे पर तकरीबन हमारे 100 इमाम लोग थे एरिया के, मस्जिदों के, तो सब चीज़ पर वहाँ पर बातचीत हुई थी। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि हालात काबू में आने के बाद पुलिस की मदद से एमसीडी के अफसरों ने रात में ही एनक्रोचमेंट को हटाया। गैर कानूनी बैंक्वेट हॉल और डायग्नोस्टिक सेंटर को जमींदोज कर दिया। सारी सरकारी जमीन खाली करा ली गई, लेकिन फैज़लाई मस्जिद को कोई खरोंच तक नहीं आई। रियलिटी चेक अगर देखा जाए तो ये मस्जिद वैसी की वैसी खड़ी हुई है। मस्जिद के बाहर का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। मस्जिद वैसी की वैसी इस वक्त यहां पर मौजूद है। यही नहीं, मस्जिद के बाहर जो घड़ी तक लगी हुई थी वो घड़ी भी वैसी की वैसी है, यानी कि मस्जिद को टच करने का कोई प्लान था ही नहीं। लेकिन जैसे ही बुलडोजर यहां पर पहुंचे, रात में बुलडोजर खड़े हुए थे, कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, रात के लगभग 2 बजे के आसपास। उसी दौरान तुर्कमान गेट की अंदर की ये जो गलियां हैं, इन गलियों से लोगों ने अपनी स्कूटी बाइक पर पहुंच के वीडियोस बनाए। वीडियोस बनाने में ये दावा किया और इस तरीके की अफवाह फैलाई गई कि यहां पर मस्जिद को तोड़ने का काम जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। ये अफवाहें यहां पर फैलाई गई और कई सारी ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई हैं जिसमें कुछ दंगाई इस गेट पर खड़े होके, ये तुर्कमान गेट की एंट्री है, यहां पे खड़े होके वो वीडियो बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर भेज दिया है और सामने जो मस्जिद है, इस मस्जिद को टारगेट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। चूंकि इल्जाम लगाया गया कि एमसीडी ने बिना किसी नोटिस के रात के अंधेरे में बुलडोजर एक्शन लिया, लेकिन एमसीडी के अफसरों का कहना है कि यह मामला 3 महीने से चल रहा है। अक्टूबर में इलीगल एनक्रोचमेंट की पैमाइश की गई थी, इसके बाद मामला कोर्ट में गया। नवंबर में हाई कोर्ट ने डिमोलिशन का आदेश दिया। 22 दिसंबर को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया था। मस्जिद कमेटी स्टे के लिए कोर्ट गई, लेकिन कोई मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। इसके बाद मस्जिद कमेटी को भरोसे में लेकर अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ। माननीय हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कार्रवाई नवंबर में शुरू हो गई थी और हाई हेडक्वार्टर में, हमारे एमसीडी के हेडक्वार्टर में फिर दोबारा से इनको सुनवाई का मौका दिया गया और कार्रवाई संपन्न हुई है 22 दिसंबर को। उसके बाद ऑर्डर पास हुआ है डिमोलिशन का, तो उसके बाद ही हमने कार्रवाई लगभग 15 दिन देने के बाद हमने कार्रवाई इस पर की है। आखिरी नोटिस कब चिपकाया गया था यहाँ पर? 22 तारीख को ही उनको बता दिया गया था कि ये अब अवैध है। इनफैक्ट उन्होंने अपना जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर था ये बताया कि उन्होंने बंद कर लिया है वो। जी, यहाँ पर जो मस्जिद वाले प्रशासन है, उनका ये दावा था कि ये जो जमीन है वो भी उनके ही अंतर्गत आती है। देखिए, दावा उन्होंने किया था, लेकिन उसके हिसाब उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं थे। जो दस्तावेज उनके पास थे, उसके अनुसार उनका जो भी एरिया था उनके पास, वो उनके पास सुरक्षित है। फिलहाल तुर्कमान गेट इलाके में शांति है। पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन सवाल है कि जब मस्जिद कमेटी को भरोसे में लिया गया था, पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई थी, इलाके के लोगों को हकीकत पता थी, सुरक्षा के इंतजाम थे, इसके बाद अचानक भीड़ कैसे जुटी? लोगों के पास पत्थर कहां से आए? इन सवालों के जवाब पुलिस खोजने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जता रही है, क्योंकि कल रात पत्थरबाजी से पहले रात 12 बजे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर पहुंचे थे। काफी देर इस इलाके में रुके थे।
इसके वीडियो भी पुलिस के पास है। हालांकि वीडियो सामने आए तो नदवी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें इनवाइट किया था, इसलिए वो गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद वापस लौट आए। उनके वापस लौटने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। आप देख सकते हैं पुलिस की बदतमीजी। नोट करने वाली बात यह भी है कि जामा मस्जिद के इमाम बुखारी भी 2 दिन पहले फैज़ इलाही मस्जिद में गए थे। रात के वक्त इमाम बुखारी ने इस इलाके का दौरा किया था और बाद में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इस वक्त भी पुलिस ने एमसीडी के अफसरों को बुलाकर इमाम बुखारी के सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और बता दिया था कि मस्जिद के आसपास जिस सरकारी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट हुआ है, जिसे खाली कराने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, उस पर एक्शन होगा। यानी कि इस हिस्से को सीट के अंदर छोड़ करके मस्जिद का जो बाउंड्री है ना। लेकिन कुछ मौलाना इस बात को इशू बना रहे हैं कि रात के अंधेरे में एक्शन क्यों हुआ। अगर रात में बुलडोजर न पहुंचते तो न अफवाह फैलती, न हिंसा होती। इसलिए तुर्कान गेट पे जो हुआ उसके लिए पुलिस और एमसीडी के अफसर जिम्मेदार हैं। ये महज इत्तेफाक है या एक साजिश है कि जब भी इंहिदामी कार्रवाई या सड़क के चौड़ीकरण का कोई मामला आता है तो ये खबर क्यों आती है कि कोई मस्जिद या मज़ार या कब्रिस्तान के करीब ही बुलडोज़र चलाया गया। जाहिर सी बात है कि जो रात में हुआ है दिल्ली के अंदर, अगर वहाँ के मकामी लोगों को कॉन्फिडेंट में, भरोसे में ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सूरत हाल सामने ना आती। अब रात में एक्शन क्यों हुआ, ये सवाल तो जायज़ है। ये सवाल एमसीडी के अफसरों से पूछा गया। एमसीडी का कहना है कि तुर्कमान गेट बहुत कंजेस्टेड इलाका है, दिन में भीड़ भाड़ होती है। अगर दिन में बुलडोजर चलता, दिन में बैरिकेड लगाए जाते तो लोगों को बहुत परेशानी होती। इसलिए मस्जिद कमेटी और आसपास के लोगों से बात करके रात में कार्रवाई करने का फैसला लिया गया था। जो लोग कह रहे हैं कि आनंद फानंद में एक्शन की क्या जरूरत थी, उनको यह जवाब दिया गया कि यह प्रोसेस तो 4 महीने से चल रहा था। अक्टूबर में कोर्ट ने मस्जिद के आसपास इलीगल एनक्रोचमेंट की पैमाइश का आदेश दिया था। अक्टूबर में पैमाइश हुई, फिर 12 नवंबर को हाई कोर्ट ने 3 महीने के भीतर डिमोलिशन का ऑर्डर दिया। 22 दिसंबर को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया। 15 दिन में एनक्रोचमेंट अपने आप हटाने के लिए कहा गया, लेकिन कमेटी ने हाई कोर्ट में अपील की। वो अपील भी खारिज हो गई। उसके बाद कल रात एक्शन लिया गया क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था। अब सवाल है कि जब पुलिस ने पीस कमेटी की मीटिंग की, मस्जिद कमेटी और इलाके के लोगों को भरोसे में लिया, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर मस्जिद को तोड़ने की अफवाह किसने फैलाई? भीड़ किसके इशारे पर जुटाई गई? पत्थरबाज कौन थे? इतने पत्थर कहां से आए? इन सवालों के जवाब पुलिस को खोजने होंगे। पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों और दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। अब पुलिस हर एंगल से इस हिंसा की जांच कर रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि सारी स्थिति साफ होने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस से कुछ नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और आरजेडी के लोग इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी एनक्रोचमेंट के नाम पर देश भर में मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में भी यही हुआ, इसलिए हालात बिगड़े। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां 2 कदम और बढ़ गए। अमानतुल्लाह ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ को भरोसे में नहीं लिया गया। अगर एनक्रोचमेंट था तो मस्जिद कमेटी को बताया जाना चाहिए था,
लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि असल में बीजेपी मुसलमानों को भड़काना चाहती है, इसीलिए इस तरह का एक्शन किया गया। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कहा था ना, इतनी बल का इंक्रोचमेंट क्या था? इंक्रोचमेंट के नाम पर कोई भी चला जाए और एक ठेला दिखा दे, ठप्पड़ दिखा दे और फिर पूरी जमीन को आप तोड़ दो, और क्या इंक्रोचमेंट था? जो वक्फ की लैंड है, वक्फ की लैंड पर बारात घर अगर बना है, डायलिसिस सेंटर अगर बना है, आप इलीगल इंक्रोचमेंट बता करके आज उसे तोड़ दो। और कब से बना हुआ है बताया इन्होंने? कितने टाइम से बना हुआ है? या आज ही था? इंक्रोचमेंट बता करके आप तोड़ दो तो गलत है ना। और वो तो खुद कह रहे थे हमें बता दो क्या हमें तोड़ना क्या नहीं तोड़ना, तोड़ देते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की मिलीभगत है, इसीलिए सरकार को बुलडोजर चलाने का मौका मिला। ओवैसी ने कहा उन्होंने पहले ही कहा था कि बीजेपी वक्फ एक्ट में बदलाव करके मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है। दिल्ली में जो हुआ वो उसका सबूत है। तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है। 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं, इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड ये जो इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको उन्होंने एंक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की है तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर? 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए? पार्लियामेंट का कानून है, उसको भी बाला तायक रख दिए। अब सवाल है, क्या ये वाकई में वक्फ की जमीन है? रिकॉर्ड बताता है कि तुर्कमान गेट के पास 1940 में मस्जिद को 0.195 एकड़ 100.195 एकड़ यानी करीब 980 गज जमीन मस्जिद के लिए दी गई थी 1940 में। उसके बाद मस्जिद के आसपास 36,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मस्जिद कमेटी इस जमीन के कोई दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इसलिए यह कहना कि जल्दबाजी में एक्शन हुआ, वक्फ की ज़मीन थी, मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोज़र चलाया गया, ये माहौल को ख़राब करने वाली बातें हैं। ये फैक्ट से परे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जो हुआ वो अफवाह फैलाने के कारण हुआ। नगर निगम की टीम एनक्रोचमेंट हटाने पहुंची थी, लेकिन कहा गया कि मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। डिमोलिशन का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन लोगों को यह कहकर भड़काया गया कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया है। जो मामला अतिक्रमण का था, एनक्रोचमेंट का था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकानें और बैंक्वेट हॉल बनाने का था, उन्हें हटाने का था, उसे मजहबी रंग दे दिया गया। लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया ग्रुप पर वीडियोस पोस्ट किए गए। मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि उन्हें पहले से पता था, फिर भी आधी रात को इतनी भीड़ पहुंच गई। वो कहते हैं ये बाहरी लोगों ने किया। रात के वीडियोस दिखाते हैं कि पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया, फिर भी पुलिस पर हमला किया। अगर लोग बाहर से आए थे तो बाहर से लोगों को कौन लाया? लोगों को किस मकसद से भड़काया गया? इसका सच बाहर आना चाहिए। जिन चंद लोगों की वजह से इस पूरे इलाके के लोग बदनाम हुए, उनके चेहरे सामने आने। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्जाम निरस्त कर दिया, क्योंकि जांच में पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के एग्जाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। पैसे लेकर एग्जाम से पहले कुछ लोगों को पेपर दे दिया गया था। असल में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्जाम पिछले साल अप्रैल में हुआ था और इसके बाद योगी आदित्यनाथ को इसमें धांधली की शिकायत मिली। योगी ने अपने लेवल पर जांच करवाई
और शुरुआती जांच में गड़बड़ी के सबूत मिले तो योगी ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा। एसटीएफ ने सबसे पहले एक गिरोह को पकड़ा जो इस एग्जाम के फर्जी क्वेश्चन पेपर बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। इस मामले में महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि महबूब अली उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्जाम कराने वाली बॉडी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन का गोपनीय सहायक था। पूछताछ में महबूब अली ने कबूल किया कि उसने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के एग्जाम के कई पेपर चोरी करके स्टूडेंट्स को बेचे। इसके अलावा कुछ फर्जी पेपर भी पैसे लेकर सर्कुलेट किए। इसके बाद पूरे मामले की गहन जांच हुई और अब रिपोर्ट आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्जाम रद्द करने का आदेश दिया। असल में एक पैटर्न सा बन गया है, जब भी भर्ती के लिए एग्जाम होते हैं कोई ना कोई पेपर लीक करता है, एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है और जो लोग ईमानदारी से इम्तिहान देते हैं उनका बड़ा नुकसान होता है। एक तरफ एग्जाम टलने से भर्ती में देरी होती है, दूसरी तरफ काम में हर्जा होता है। योगी आदित्यनाथ को इस मामले में भी सख्ती से काम लेना चाहिए। जैसे गुंडे पुलिस से कांपते हैं, वैसे ही पेपर लीक करने वालों के दिल में भी डर पैदा करना चाहिए। यूपी में एसआईआर के बाद फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद अब राजनीतिक दलों में काफी हलचल दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा परेशान हैं और एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बीजेपी के सांसद, विधायक और जिला स्तर के नेता बूथ लेवल पर एक्टिव हैं। क्योंकि शहरी इलाकों में ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं, इसलिए बीजेपी के नेता हर बूथ की वोटर लिस्ट लेकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर गायब कैसे हो गए। लखनऊ की 5 विधानसभा सीटों में 7 लाख से ज्यादा वोटर कम हुए, इसलिए लखनऊ में भी बीजेपी के लोकल लीडर्स घर घर जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं किसी जेन्युइन वोटर का नाम तो नहीं कटा। योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों और विधायकों की जो मीटिंग ली थी उसमें कहा था कि 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स के नाम कटना छोटी बात नहीं है, इसे गंभीरता से लिया जाए। अभी भी वक्त है, कोशिश करें कि 30 दिन में हर विधानसभा सीट पर कम से कम 1 लाख नाम वोटर लिस्ट में जुड़े। बीजेपी के नेता इस काम में लग तो गए हैं, लेकिन बीजेपी की लखनऊ यूनिट के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि इतने कम वक्त में ये काम थोड़ा मुश्किल है। फिर भी पार्टी कोशिश करेगी कि हर उस शख्स का नाम वोटर लिस्ट में हो जो किसी कारण से छूट गया है। तौर पर जो विधानसभाएं हमारी सीमावर्ती जिलों से जुड़ी हुई हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां मूव किए हैं और उनको कन्फ्यूजन रहा इस बात का कि वो जो है गांव में उनका राशन है, उनका खेती है या उनको जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उस कन्फ्यूजन में उन लोगों ने गांव में वोट अपना कराया है। तो बड़ी संख्या में जैसे पश्चिम विधानसभा है, हमारी कैंट विधानसभा है, उत्तर विधानसभा है, पूर्व विधानसभा से बड़ी संख्या में लोग गांव की तरफ मूव किए हैं। तो कितनी परेशानी पार्टी के लिए? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग जो नए वोटर हैं उन नए वोटर को फॉर्म 6 के माध्यम से भरवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता भी टेंशन में हैं। ड्राफ्ट रोल का बंडल समाजवादी पार्टी के ऑफिस भी पहुंचा है। अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं को वोटर लिस्ट की ध्यान से जांच करने के काम में लगा दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इस बात से बड़े खुश हैं कि शहरी इलाकों में ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी का ज्यादा फोकस ग्रामीण इलाकों पर है। अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट की जांच के लिए जो टीमें बनाई हैं उन्हें पीडीए प्रहरी का नाम दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर किसी जेन्युइन वोटर का नाम छूट गया है तो उसका नाम जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी जिस तरह 1 लाख वोटर्स को जोड़ने की बात कर रही है उससे लगता है कि बीजेपी की नीयत में खोट है। जब घरों पे जाएंगे जहां पर जो लोग वास्तव में जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम बढ़वाने का काम करेंगे। जबरदस्ती तो वोट बढ़वाने का काम हो नहीं सकता है। अब सरकार बोल रही है कि हमको 1 लाख वोट हर विधानसभा में बढ़ाना है, तो वो 1 लाख वोट सरकार किस तरह से बढ़ाएगी ये देखेंगे कि अगर मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर 1 लाख वोट एक विधानसभा में बढ़वाने का लक्ष्य रख रही है तो किस आधार पर रख रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हम लोग पैनी नज़र रखेंगे और जो वास्तव में वोटर है तो वो बढ़वावें, अच्छी बात है।
क्योंकि सबका अधिकार है वोट डालने का, लेकिन अगर गलत वोट बढ़ाया जाएगा तो हमारी उस पर आपत्ति होगी। योगी आदित्यनाथ ने कई दिन पहले अपनी पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी थी कि एसआईआर में उन इलाकों में ज्यादा नाम काटे गए हैं जहां बीजेपी का प्रभाव अधिक है। योगी ने स्थानीय नेताओं से पूछा था ये क्यों हुआ। कहीं बीजेपी के बीएलएज ने, लोकल लीडर्स ने एसआईआर को लेकर लापरवाही तो नहीं की। इसके बाद नेता जागे, पर तब तक वोटिंग लिस्ट बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका था। अब 1 महीने का टाइम है, अगर गलती से किसी का नाम कटा है तो उसे जुड़वाया जा सकता है, लेकिन ये घर बैठे नहीं होगा, इसके लिए भागदौड़ करनी होगी। अगर बीजेपी के लोग योगी की बात पहले सुन लेते तो आज इतनी हाय तौबा नहीं मचती। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। आज महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन से कई इंटरेस्टिंग खबरें आई। महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में जो पार्टियां एक दूसरे की सियासी दुश्मन हैं, वो नगर परिषद और नगर पंचायत में एक दूसरे के साथ दिखाई दे रही हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पार्षदों की मदद नगर परिषद में अपने नेता को अध्यक्ष बनवाने के लिए ली है। दूसरी जगह एकनाथ शिंदे की पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। महाराष्ट्र में फिलहाल नगर महापालिका के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत और नगर परिषद के इलेक्शन पहले ही हो चुके हैं। अब नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। ठाणे में एकनाथ शिंदे का दबदबा है। ठाणे की अंबरनाथ नगर परिषद में एकनाथ शिंदे की पार्टी का अध्यक्ष हो सकता था, लेकिन शिंदे की पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अजित पवार की पार्टियां साथ आ गई। अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम से मोर्चा बना लिया गया और बीजेपी की तेजश्री करंजुले नगर परिषद की अध्यक्ष का चुनाव जीत गई। उन्हें 32 पार्षदों का समर्थन मिला। इन 32 पार्षदों में 16 बीजेपी के, 4 अजित पवार की पार्टी के और 12 पार्षद कांग्रेस के हैं। जाहिर है शिंदे गुट परेशान है, उसने कड़ा एतराज जताया है। एकनाथ शिंदे के बेटे और पार्लियामेंट के मेंबर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि बीजेपी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये सवाल जो है बीजेपी के नेताओं को आपको पूछना चाहिए कि किस प्रकार से अकोट में एमआईएम के साथ और अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ इन्होंने युति की। जिस पार्टी के खिलाफ महायुति हमेशा लड़ती आई है, शिवसेना लड़ती आई है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, लेकिन सिर्फ सत्ता के लालच में कुछ उन्होंने, उनके लोकल नेताओं ने इन सभी पार्टियों के साथ अगर युति सिर्फ सत्ता के लालच में, लालसा के लिए की होगी, तो मुझे लगता है ये गलत है और इसके ऊपर वरिष्ठ नेताओं को मुझे लगता है कि एक्शन लेना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी के किसी बड़े नेता को कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पता लगा कि अंबरनाथ में जो हुआ उससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी नाराज हैं। फडणवीस ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं से बात की है और पार्टी हाईकमान से बात किए बगैर इस तरह का अलायंस करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। हालांकि बीजेपी लोकल लीडर्स का दावा है कि उन्होंने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा, क्योंकि तेजश्री करंजुले पढ़ी लिखी नेता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसलिए अंबरनाथ के विकास के लिए कांग्रेस के पार्षदों ने खुद ब खुद उन्हें सपोर्ट करने का फैसला किया। इसमें बीजेपी का क्या दोष? बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर सत्ता नहीं बनाई है। नगराध्यक्ष एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजस्विनी करंजुले जी यहाँ पर चुन के आई है। भारतीय जनता पार्टी की नगराध्यक्ष यहाँ पर चुन के आई है और अंबरनाथ के विकास के लिए कांग्रेस और बाकी दलों ने उनको समर्थन दिया है। वहाँ पर अलायंस नहीं हुई है, उधर कोई भी युति नहीं हुई है, वहाँ पर समर्थन दिया है। देखा जाए कि सीएम ने नाराजगी व्यक्त की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो ये नाराजगी की बात है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, पर जो अंबरनाथ में दिक्कतें हैं, अंबरनाथ में जो विकास नहीं हुआ है, इसलिए भाजपा पर विश्वास दिखाया है कांग्रेस ने और बाकी दलों ने भाजपा पर विश्वास दिखाया कि उन्होंने समर्थन दिया है। हमने समर्थन मांगा नहीं, हमने अलायंस किया नहीं और कुछ भी अलायंस और कोई कंडीशन भी नहीं इनकी। कांग्रेस, राष्ट्रवादी या बाकी जो दलों ने भाजपा को समर्थन दिया है
कोई भी कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन उन्होंने समर्थन दिया है, वहां पर अलायंस हुआ नहीं है, ये बात है। मजे की बात यह है कि अंबरनाथ में बीजेपी के साथ अलायंस करने से पहले कांग्रेस के पार्षदों ने भी पार्टी के सीनियर नेताओं से बात नहीं की थी, इसलिए कांग्रेस के नेता भी नाराज हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने हर्षवर्धन सकपाल अंबरनाथ के अपने सभी 12 पार्षदों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को भी बर्खास्त किया है। सकपाल ने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाने वाले नेताओं को कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरनाथ में कतई भाजपा की और कांग्रेस की युति नहीं हुई है। पिछले नगर पालिका के नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ा, एकनाथ शिंदे साहब के गुट ने भी लड़ा और उसमें भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष चुना गया, उनके कोई नगर सेवक चुने गए और कांग्रेस के 12 नगर सेवक वहां जीत के आए। इसलिए हमारा उनके साथ कोई गठबंधन का सवाल ही नहीं होता। अब वहां फ्लोर पर, वहां सभागार में जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसके हिसाब से भी हमारा 12 लोगों का जो गुट है वो अपनी जगह कायम है। अंबरनाथ जैसा चमत्कार अकोला की अकोट नगर परिषद में भी देखने को मिला। अकोट में ओवैसी की पार्टी के पार्षदों को बीजेपी ने शामिल कर लिया। अकोट नगर परिषद में एआईएमआईएम के 5 पार्षद चुनकर आए थे। 5 में से 4 पार्षदों ने एआईएमआईएम का साथ छोड़ दिया है, 2 बीजेपी में चले गए और 2 अजीत पवार की पार्टी में। दरअसल अकोट नगर परिषद में 35 सीटें हैं, 33 पर चुनाव हुआ। बीजेपी के 11, एआईएमआईएम के 5, कांग्रेस के 6, प्रहार जनशक्ति के 3 और उद्धव गुट की शिवसेना के 2 पार्षद चुने गए। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटें मिली। बहुमत के लिए 17 सीटें चाहिए थी जो बीजेपी के पास नहीं थी, इसलिए बीजेपी के लोकल लीडर्स ने यहां भी अकोट विकास मंच नाम से एक नया मोर्चा बनाया। एआईएमआईएम के 5 में से 4 पार्षदों का सपोर्ट लिया और नगर परिषद में अपना अध्यक्ष बनवा लिया। हालांकि एआईएमआईएम का सपोर्ट लेने से महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता नाराज हैं। बीजेपी ने अकोट से पार्टी के विधायक प्रकाश फारसाखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ओवैसी की पार्टी के नेताओं को भी इस मामले में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वारिस पठान ने कहा कि एआईएमआईएम के पार्षदों को सेक्युलर फ्रंट बनाने के नाम पर मिसलीड किया गया, गुमराह किया गया, इसलिए वो बीजेपी और अजीत पवार के साथ चले गए, लेकिन फिर भी पार्टी अपने पार्षदों के खिलाफ एक्शन लेगी। देखिए, बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मरते मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। हमारी तो लड़ाई बीजेपी के साथ है, हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। ये दो एक धागे के 2 छेड़े, समंदर के 2 किनारे कभी मिल ही नहीं सकते। अब जो आकोट के अंदर हुआ वो हमारी बात हुई, वहाँ के हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है यूसुफ पंजानी साहब, उन्होंने एक वीडियो जाहिर करके बताया भी कि क्या हुआ था वहाँ पे। वहाँ के इंचार्ज थे, तो कुछ जो हमारे 5 लोग थे उन्होंने शहर के विकास के लिए एक सेक्युलर दल के साथ कुछ गठबंधन के टाइप बात की थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि बीजेपी भी इसमें आ जाएगी। जैसा पता लगा बीजेपी आ गई तो साथ में उन्होंने विड्रॉ कर लेटर दे दिया, कलेक्टर को निकाल दिया। फिर भी जिस किसी ने अगर इस तरह की हरकत की है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, ऐसा हमारे पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने भी कहा है। बीजेपी तो एक्शन लिया है। बीजेपी को ये बात जब समझ में आई तो उन्होंने वहां के जो एमएलए है प्रकाश फारसाखले, इनके खिलाफ जो शोकॉस नोटिस जारी कर दिया है। आप लोग क्या एक्शन कर रहे हैं? हमारी भी पार्टी एक्शन ले रही है, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है वहां पे। अब लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि एक तरफ उनकी पार्टी के पार्षद अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पब्लिक मीटिंग में महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझा रहे हैं अजीत पवार पर कभी भरोसा न करना, क्योंकि अजीत पवार सत्ता के लालच में किसी से भी हाथ मिला सकते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं। सोलापुर की रैली में ओवैसी ने कहा कि अजीत पवार ने सत्ता के लिए चाचा को धोखा दिया, अब फिर भतीजा चाचा के साथ दिख रहा है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान ये न भूलें कि ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने वक्फ एक्ट बनाने में बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया। ट्रिपल इंजन की सरकार, कौन सा इंजन है नहीं मालूम मेरे को। ऐसा इंजन है कि पानी नहीं आता सोलापुर में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस में शिंदे ने और अजीत पवार ने मिलकर यह तय किया
ये हैदराबाद की कहावत है, तू रोए ऐसा कर, मैं तेरे को मारे ऐसा करता हूं। बंबई में बैठकर, मुंबई में बैठकर मलाई खाते तीनों, मैं आधी प्लेट खाता हूं, तू पौन खा ले, तू पौन खा ले। अब यहां आके बोल रहे नहीं नहीं हम अलग है। याद रखो, अजीत पवार इतना कमजोर मोम का बना हुआ है, मोम का। पुणे में पिंपरी चिंतवत के इलेक्शन में कुछ बीजेपी के खिलाफ बोल दिए इन्हों, शाम तक इनको फोन आ गया, वापिस लो। उन्होंने बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था, चुनाचे क्योंकि बोल के इन्हों वापिस ले लिए, अपने अल्फाज को उगल लिए। अजीत पवार साहब, आप ये समझ रहे कि असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला आपके चिचा के जैसा मुकाबला होगा? नहीं होगा। मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तुम्हारे जैसे 56 अजीत पवार को जेब में डाल के फिरूंगा इंशाअल्लाह। वक्फ का कानून बन रहा था तो तुमने मोदी का साथ दिया। बोलो अजीत पवार, मेरी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया गया, मस्जिद, दरगाह, खानकाह को छीनने का कानून बनाया गया, तुमने वो कानून बना दिया। जब ये आते हैं घड़ी का निशान वाले, पूछो उनको मस्जिद का कानून क्यों बनाए छीनने के लिए, जवाब दो। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एक नगर परिषद पर कब्जा करने के लिए उसने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यह कांग्रेस के लिए भी एम्बैरेसिंग है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा मुश्किल ओवैसी की पार्टी की है, जिसके पार्षदों ने बीजेपी को सपोर्ट ही नहीं किया। वो बीजेपी में चले गए और दो अजीत पवार के साथ चले गए। जो शरद और अजीत पवार के साथ आने पर सवाल उठाते थे, जो उद्धव और राज ठाकरे के अलायंस का मजाक उड़ाते थे, और वो खुद कुर्सी के चक्कर में फंसे हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर कुछ ऐसे दावे किए, कुछ ऐसी हरकतें की जिसका पूरी दुनिया में मजाक बनाया गया। वॉशिंगटन डीसी में अपनी पार्टी के सांसदों को एड्रेस करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की थी, और फिर ये कहा कि नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया। असल में ट्रंप अपनी पार्टी के सांसदों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक साल पहले तक अमेरिका में सब कुछ खराब था, लेकिन उन्होंने एक साल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि लोग अमेरिका से फाइटर प्लेन और दूसरे हथियार इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि डिलीवरी टाइम पर नहीं होती। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे, लेकिन 5 साल तक उनकी डिलीवरी ही नहीं हुई। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके उनसे मीटिंग की गुजारिश की और शिकायत की कि अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी कर रहा है, ये ठीक नहीं है। The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. असल में ये कोई नई बात नहीं है कि ट्रंप बड़े बड़े दावे करते हैं और फैक्ट्स को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर देते हैं। भारत के बारे में उन्होंने जो कहा उसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूं। फैक्ट ये है कि भारत ने अमेरिका को 68 नहीं बल्कि 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था, और दिसंबर 2025 तक सभी 28 के 28 हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल चुके हैं, उनकी डिलीवरी हो गई है। भारत ने बोइंग कंपनी को AH-64 गार्जियन अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर एक नहीं 2 इंस्टॉलमेंट में दिया था। पहली डील सितंबर 2015 में हुई थी, जब भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। उसके बाद उस वक्त की बात है जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, और ये सारे के सारे 22 हेलीकॉप्टर तय टाइम पर भारत को मिल गए थे। इन हेलीकॉप्टर्स की आखिरी खेप
उस वक्त भारत को मिली जब ट्रंप पहले टेन्योर में प्रेसिडेंट बन चुके थे। अपाचे की दूसरी डील फरवरी 2020 में तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे, लेकिन इनकी डिलीवरी में बार बार देरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब फरवरी 2025 में अमेरिका के दौरे पर गए थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का मुद्दा भी उठाया था। ये हेलीकॉप्टर्स भारत को 2024 की शुरुआत में ही मिल जाने चाहिए थे, लेकिन इनकी पहली इंस्टॉलमेंट 15 महीने की देरी से जुलाई 2025 में आई। बचे हुए हेलीकॉप्टर्स पिछले महीने भारत को मिल गए। बोइंग ने हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी की वजह कोविड को बताया था, यानी सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी हुई, लेकिन ट्रंप ने 68 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी का दावा कर दिया। अपनी पार्टी के सांसदों के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1.5 घंटे तक स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने अपने अलावा बाकी सबको नकार दिया, किसी को नालायक बताया और किसी को बेकार साबित किया। ट्रंप के निशाने पर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तो थे ही, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को भी बेकार बताया। ट्रंप ने अपनी तकरीर में ट्रांसजेंडर्स का थोड़ा मजाक उड़ाया, बाइडेन का मखौल उड़ाया और उन्होंने नकल करते हुए फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों की हंसी भी उड़ाई। ट्रंप ने कहा उन्होंने तमाम देशों से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की कीमतें बढ़ाने के लिए कहा था। सभी देशों ने पहले मना किया, लेकिन जब उन्होंने धमकाया तो सबके सब राजी हो गए। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट उनके सामने गिड़गिड़ाए थे और कहा था कि वो दवाओं के दाम बढ़ा देंगे, बस ये बात पब्लिक को पता नहीं चलनी चाहिए। Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, 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 we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. But they all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to quadruple our drug prices. हालांकि अजीब भी सामने आया कि ट्रंप को महाभियोग का यानी इम्पीचमेंट का डर तो है। ट्रंप को डर है अगर इस साल नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी नहीं जीती तो डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस चलाएगी। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ 2-2 बार इम्पीचमेंट मोशन लाया जा चुका है। हालांकि ये पास नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप के तमाम दावों पर यह प्रस्ताव एक दाग की तरह है। इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों से कहा कि इस साल के जो मध्यावधि चुनाव हैं, मिड टर्म इलेक्शन है, वो जीतना बहुत जरूरी है। You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them. You know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. They are mean and smart. They impeached me. I never knew I was going to be impeached. I get a phone call, you just got impeached. I said, what does that mean? It took them 10 minutes. They impeached the president of the United States, who did a damn good job. I rebuilt our military, Space Force, I got everything. I did a lot. They impeached me for nothing, twice, for nothing. जो बाइडेन का मजाक तो ट्रंप पहले भी उड़ाते थे, हमेशा उन्हें सबसे नालायक और अपने आप को सबसे काबिल प्रेसिडेंट बताते हैं। आज उन्होंने जिस तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया और पिछले हफ्ते जिस तरह वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, जिस अंदाज में मैक्सिको को धमकाया, इससे लोग हैरान हैं। डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को तो ट्रंप बहुत पहले ही तिलांजलि दे चुके हैं। न उन्हें इंटरनेशनल लॉ की परवाह है और ना ही वो यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो अपने आप को पूरी दुनिया का बादशाह मानते हैं। थोड़े दिन पहले ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा था कि ट्रंप को याद रखना चाहिए, उन्हें पूरी दुनिया के लोगों ने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया, उन्हें सिर्फ
अमेरिका के लोगों ने प्रेसिडेंट चुना है और उन्हें अमेरिका तक सीमित रहना चाहिए। पाकिस्तान को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं। अमेरिका के विदेश विभाग ने पाकिस्तान को लेकर एक सनसनीखेज राज का पर्दाफाश किया है। पता चला है कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि भारत अब छोड़ेगा नहीं, इसलिए पाकिस्तान की सरकार और फौज ने बार बार अमेरिका से भारत को समझाने की गुहार लगाई थी। लॉबिंग करने वाली फर्म्स के जरिए पाकिस्तान ने कई अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क साधा था। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के लिए मीटिंग्स अरेंज की गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने दूसरे देशों के लिए लॉबिंग करने वाली कंपनियों के डेटा रिलीज किए हैं। इनमें पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करने वाली कंपनियों के भी डिटेल्स हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट से पता चला कि पहलगाम हमले के बाद से अमेरिका में पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स लगातार अमेरिकी अफसरों के साथ मीटिंग करके भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने ऐसी 50 से 60 मीटिंग्स की रिक्वेस्ट अपनी लॉबिंग फर्म से की थी। इनमें अमेरिका के वॉर डिपार्टमेंट, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, ट्रंप कैबिनेट के मेंबर्स के साथ मीटिंग शामिल थी। इसके अलावा पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले मीडिया के लोगों के साथ भी कई मीटिंग्स की, ताकि पहलगाम हमले के बाद भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका जा सके। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो फिर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स अमेरिका से सीज फायर कराने की गुहार लगाते रहे। असल में अमेरिकन डॉक्यूमेंट में जो सीक्रेट उजागर करने का दावा किया है वो ऐसे राज हैं जो दुनिया पहले से जानती है। सबको मालूम है कि पहले भारतीय फौज ने पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके आतंकी वो अड्डे तबाह किए जो पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों के प्रोटेक्शन में थे। पाकिस्तान ने चीन और टर्की के ड्रोन भेजकर सरप्राइज देने की कोशिश की, लेकिन भारत की पराक्रमी सेना ने हर चाल को नाकाम कर दिया। और फिर हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को तबाह किया। पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अंदर तक जाकर हमले किए। जो पाकिस्तान अमेरिका के पास जाकर रोया, सीज फायर के लिए हाथ पैर जोड़े, और फिर आसिम मुनीर ने अपनी जनता के गुस्से से बचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका में लॉबिंग की। अमेरिकन मीडिया में अपनी जीत का नैरेटिव बनवाया, लेकिन भारत की बहादुर सेना ने वीडियो दिखाकर, सबूत दिखाकर इस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी। और आज रही सही कसर अमेरिका ने पूरी कर दी, जिसने बताया कि पाकिस्तान की फौज और फॉरेन डिपार्टमेंट के लोग लॉबिंग फर्म्स को हायर करके करोड़ों रुपए खर्च करके भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। अमित शाह कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा करेंगे, अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। जेपी नड्डा कल पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ मीटिंग करके विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। जी रामजी योजना के खिलाफ कांग्रेस कल देश भर में प्रदर्शन करेगी। सोनम वांगचुक को हिरासत के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज की बात में इतना ही।